नमस्कार। एक बात तो हम सबने सुनी ही है कि बदलाव के अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं है। सच तो ये है कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ही यही है कि यहाँ सब कुछ लगातार बदल रहा है। तो आज हम समाज को बदलने वाली इन ताकतों को ही समझने वाले हैं। अच्छा, इस बड़े से आइडिया को थोड़ा अपनी जिंदगी से जोड़ कर देखते हैं, है ना? कभी सोचा है कि प्लास्टिक की बाल्टियां, कपड़ों में लगी जिप या फिर दूध के पैकेट, क्या ये सब हमारे दादा दादी के जमाने में थे? शायद नहीं। यही छोटा सा सवाल हमें दिखाता है कि सामाजिक बदलाव कितना असली है और हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी समाज में ना एक अजीब सा तनाव हमेशा बना रहता है। एक तरफ होती है बदलाव की ताकत, जो समाज के इंजन की तरह उसे आगे धकेलती है, और दूसरी तरफ है व्यवस्था की ताकत, जो ब्रेक की तरह चीजों को एक साथ एक तरह से स्थिर बनाए रखती है। तो जब हम सामाजिक बदलाव की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है बड़े बुनियादी बदलाव, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था है जो एक तरह की स्थिरता देती है ताकि सब कुछ बिखर न जाए। जरा सोचिए, अगर हर बार क्रिकेट खेलने के नियम बदल दिए जाएं तो खेल कैसे होगा? यही व्यवस्था हमें एक तय ढांचा देती है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आते कहाँ से हैं? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो पूरे के पूरे समाज को बदल कर रख देती हैं? चलिए अब उन असली ड्राइवर्स पर नजर डालते हैं जो हमारे समाज को आकार दे रहे हैं। तो मोटे तौर पर सामाजिक बदलाव के 4 मेन इंजन हैं। हमारा पर्यावरण, हमारी आबादी का बढ़ना या घटना, सत्ता के लिए होने वाला राजनीतिक संघर्ष और हमारी संस्कृति यानी हमारे सोचने समझने का तरीका। ये चारों मिलकर समाज पर बहुत गहरा असर डालते हैं। चलिए इनमें से कुछ को और करीब से देखते हैं। सबसे पहला सवाल, आबादी समाज को कैसे बदलती है? इस पर थॉमस मैल्थस की एक बहुत मशहूर लेकिन थोड़ी निराशावादी थ्योरी है। उनका कहना था कि आबादी जिस रफ्तार से बढ़ती है, खाने पीने का सामान उस रफ्तार से कभी नहीं बढ़ सकता। मतलब हिसाब किताब बहुत सीधा था। आबादी दोगुनी चौगुनी होती जाती है, जबकि खाने का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है। नतीजा, समाज हमेशा गरीबी और भूखमरी के मुहाने पर खड़ा रहेगा। और पता है, माल्थस का जो नतीजा था वो तो और भी चौंकाने वाला था। उनके हिसाब से अकाल और बीमारियां कोई बुरी चीज नहीं, बल्कि ये तो प्रकृति का अपना तरीका है आबादी और संसाधनों के बीच संतुलन बनाने का। ये वाकई एक बहुत ही कठोर नजरिया था। लेकिन आज एक और मॉडर्न थ्योरी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, और ये थोड़ी उम्मीद देती है। ये थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे कोई समाज आर्थिक तौर पर तरक्की करता है, उसकी आबादी अपने आप स्थिर होने लगती है, क्योंकि विकास के साथ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं पॉलिटिक्स पर। एक व्यक्ति एक वोट का जो आइडिया है ना, वो शायद इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव है। इसने सत्ता को राजा महाराजाओं के हाथों से छीनकर सीधा आम लोगों के हाथ में दे दिया। इस एक विचार ने समाज में पावर के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल कर रख दिया। पर इतनी तरक्की और बदलाव के बाद भी हमारे समाज में इतनी गहरी खाई क्यों है? बदलाव का फायदा सब तक बराबर क्यों नहीं पहुंचता? और यहीं से हम एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जिसे कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। समाज में जो ऊंच नीच है, वो किसी एक इंसान की काबिलियत या मेहनत का नतीजा नहीं है। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है, एक ढांचा है, जिसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इसमें लोगों को एक हायरार्की में बांटा जाता है और ये ढांचा पीढ़ियों तक चलता रहता है। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है सामाजिक बहिष्कार। इसका मतलब है कि कुछ ग्रुप्स को सिस्टमैटिक तरीके से उन मौकों और अधिकारों से दूर रखा जाता है जो बाकियों को आसानी से मिलते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये उनकी मर्जी से नहीं होता, ये सिस्टम उन पर थोपा जाता है। इन थियरीज को एक इंसानी चेहरा देने के लिए आंध्र प्रदेश की एक दलित महिला नारायणम्मा की ये बात सुनिए। यह हमें बताती है कि बहिष्कार और ऊंच नीच का रोज का अपमान और दर्द कैसा होता है। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं, बल्कि किसी की जीती जागती हकीकत है। ये असमानता कई अलग अलग तरीकों से सामने आती है। जरा भारत में गिरते चाइल्ड सेक्स रेशियो के इन चौंकाने वाले आंकड़ों को देखिए। 1961 में हर 1000 लड़कों पर 976 लड़कियां थीं और 2011 आते आते ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 914 रह गया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये नंबर एक बहुत बहुत परेशान करने वाली कहानी सुनाते हैं।
तो ये डेटा हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक समाज के तौर पर हमारे मूल्यों के बारे में ये क्या कहता है? आखिर वो कौन सी गहरी सोच है, वो कौन सा भेदभाव है जो इस तरह के खतरनाक ट्रेंड को जन्म दे सकता है? और यहीं से हम एक और बहुत बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। जब एक ही देश में इतनी अलग अलग संस्कृतियां हों, इतने मतभेद हों, तो सब एक साथ कैसे रहें? एकता की ये चुनौती कैसे पूरी हो? यहाँ सेक्युलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट बहुत अहम हो जाता है। लेकिन इसके भी दो अलग अलग मॉडल हैं। वेस्टर्न मॉडल में सरकार और धर्म के बीच एक दीवार होती है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। जबकि भारत का मॉडल अलग है। यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। और ये फर्क अक्सर बहस की एक बड़ी वजह बनता है। सेक्युलरिज्म का ठीक उल्टा है सांप्रदायिकता। ये वो विचारधारा है जो कहती है कि किसी इंसान की धार्मिक पहचान ही उसकी सबसे बड़ी और अकेली पहचान है। ये अलग अलग धर्मों के लोगों को एक दूसरे का दुश्मन मानती है और अक्सर नफरत और हिंसा को बढ़ावा देती है। इस खतरे को भारतीय संविधान बनाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। उनकी ये बात हमें याद दिलाती है कि देश की एकता के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना कितना ज्यादा जरूरी है। हमने अभी तक बड़ी बड़ी ताकतों और सिस्टम की बात की, लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें एक आम इंसान की क्या भूमिका है? हम और आप समाज को कैसे बदल सकते हैं? इसका जवाब सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज के कॉन्सेप्ट में है। ये वो जगह है जो ना तो सरकार है और ना ही बाजार। ये वो जगह है जहां आम नागरिक एक साथ आकर संगठित होकर सरकार के काम पर नजर रख सकते हैं और उसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं। इसकी एक शानदार मिसाल है सूचना का अधिकार यानी RTI एक्ट। ये एक छोटे से गांव से शुरू हुआ एक आंदोलन था, लेकिन सिविल सोसाइटी के दबाव ने इसे एक देशव्यापी अभियान बना दिया और आखिरकार सरकार को एक ऐसा कानून बनाना पड़ा जो हर नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का हक देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि समाज कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक लगातार होने वाली बातचीत है, बदलाव लाने वाली ताकतों और व्यवस्था बनाए रखने वाले ढांचों के बीच। और आखिर में ये हमें इस अंतिम सवाल पर लाता है। ये सच है कि समाज हमें बनाता है, हमें एक आकार देता है, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि हम भी समाज को बनाते हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है, इस चलती हुई कहानी में आपकी भूमिका क्या होने वाली है?